हेलो फ्रेंड्स। आपको याद है कि कैसे थ्री इडियट्स मूवी में आमिर खान को हर चीज करीना कपूर को समझानी पड़ती थी थ्रू द वे ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। सिमिलरली, इफ आई वांट you to understand a certain point, then I also need to demonstrate. कैसे? देखो फ्रेंड्स, मैं आपको डे वन से समझा रही हूँ। 30 डेज का चैलेंज लो। मैं आपको 30 डेज का चैलेंज दे रही हूँ। 30 डेज के चैलेंज में अगर आपकी प्रीलिम्स, मेंस, जीडी, इंटरव्यू सब सॉर्टेड ना हो जाए तब आप मुझे बताइएगा। लेकिन आप 30 मिनट्स की जो वीडियो है वो नहीं देख रहे हैं, सिर्फ 30 डेज के लिए देखनी है, है ना। मैं आज आपको दोबारा साइंटिफिकली एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहती हूँ। देखो, मैंने एआई को प्रॉम्प्ट दिया, ग्रुप डिस्कशन टॉपिक्स इन एसबीआई रिक्रूटमेंट एग्जाम ऑफ 2025, एंड एआई ने मुझे ये 3 टॉपिक शो किए। अब आप लास्ट 15 डेज के, सिर्फ लास्ट 15 डेज के मेरी एडिटोरियल एनालिसिस के वीडियो उठाकर देख लीजिए। और अगर आपको ये चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में पता ना चल गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा कि मैम, आप जो प्रोक्लेम कर रही थी ना कि ना मेरे वीडियोस देख के आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा, वो गलत था। मैं आपको जब एडिटोरियल एनालिसिस कराती हूँ ना, तो मैं सिर्फ आरसी के पर्सपेक्टिव से आपको समझा नहीं रही होती हूँ, बल्कि मेरा टारगेट आपके सारे प्रीलिम्स, मेंस, जीडी और इंटरव्यू सारे आपके साथ की साथ लेके चलना भी होता है। देखो, आरसी में तो बेसिकली हमें पता है कि 10 नंबर का आरसी होता है, तो हम सिर्फ इसको नहीं कर रहे होते। जब आरसी कर रहे होते हैं तब भी हम सिर्फ 10 क्वेश्चन को टारगेट नहीं कर रहे होते, उसके अलावा भी हम वॉकैब को इस तरीके से समझ रहे होते हैं कि हमें मगअप करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप मान के चलो, लगभग 5 नंबर की वॉकैब सिर्फ 30 मिनट की वीडियो रोज देखने से आपकी सॉर्टेड है। इसके अलावा ग्रामर के 1 से 2 क्वेश्चन भी सिर्फ एडिटोरियल एनालिसिस में आपके सॉर्ट हो जाते हैं, और वो भी बिना एफर्ट्स के। तो 17 मिनट तो आपके प्रीलिम्स में पक्के हैं, 17 मार्क्स सिर्फ प्रीलिम्स में पक्के हैं। इसके अलावा देखो, एक और मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया। मैंने कहा कि क्या एडिटोरियल टॉपिक्स जो हम पढ़ते हैं वो मेंस एग्जाम के लिए भी रेलेवेंट है? तो इसने कहा हाँ, बिल्कुल है, एब्सोल्युटली रेलेवेंट। तो मेरी बात यहाँ पर प्रूव हो जाती है कि एडिटोरियल एनालिसिस को अगर हम सही तरीके से समझते हुए करें तो वोकैब तो क्या, ग्रामर तो क्या, आप प्रीलिम्स, मेंस सबको सॉर्ट कर सकते हो। सो 30 डेज का चैलेंज आज ही ले लीजिए और मुझे 30 डेज बाद बताइए कि मैम, मुझे इतने कंसेप्ट समझ में आ गए, वोकैब मुझे अब करने की जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि वोकैब आप जो क्लास में समझा देती हो ना, उसी से मुझे बहुत कुछ समझ में आ जाता है। आप खुद ही बोलोगे कि मैम, मेरी ग्रामर, जो आपकी ग्रामर की प्रैक्टिकल जो पिक्चर बेस्ड वीडियोस है ना, उनको देख के मेरी ग्रामर बहुत अच्छी हो गई है, मुझे एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आने लग गई है। आप ये चीज़ें मुझे खुद ही बोलोगे। समझ आया? देखो, इन सब के लिए आपको, जो मैं बार बार कह रही हूँ ना, 30 मिनट्स तो मेरी वीडियोस को सिर्फ 30 मिनट्स अ डे दो। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 11 बजे मैं आपको देती हूँ आरसी से रिलेटेड एडिटोरियल एनालिसिस। ठीक है, ये पेन यहाँ पर चल नहीं रहा है तो लेट मी राइट। ठीक, उसके बाद 11:15 पर, और ये जो वीडियो होती है ना एडिटोरियल एनालिसिस के अलावा, आपको 10 क्वेश्चंस, 8 to 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी आपको दिए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, 8 to 10 क्वेश्चंस आप डेली बेसिस पे आरसी के सॉल्व कर रहे होते हो। उसके अलावा देखो, 11:15 पर ना, इसकी मैं आपको आंसर की प्रोवाइड कर देती हूँ। आंसर की में आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप डेली की डेली अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं। ठीक है, फिर 11:30 पर मैं इसकी आपको वोकैब टेक अवे प्रोवाइड कर देती हूँ। इसमें मैं क्या देती हूँ आपको, एडिटोरियल से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स थे, डिफिकल्ट वर्ड्स थे, उनके मीनिंग्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स सब आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। तो अगर आप आरसी में ना कर पाओ, एडिटोरियल एनालिसिस में अगर आपको समझ नहीं आए हैं कुछ वर्ड्स, तो इसमें आप आराम से समझ सकते हो। ठीक है, फिर देखो, 7 बजे मैं आपको ग्रामर की
वीडियो देती हूँ जिसमें पिक्चर्स के थ्रू आप ग्रामर सीखते हो, ठीक है। तो आज ही 30 मिनट्स का जो चैलेंज है वो आज ही से लेना शुरू कर दो। चलो अब आ जाते हैं हमारे आरसी की अंडरस्टैंडिंग पर। देखिए, मैच्योर एंड प्रेगमेटिक ऑन इंडिया ईयू एफटीए। सो ये एडिटोरियल इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के ऊपर है, और इस अग्रीमेंट को एडिटर ने मैच्योर यानी ग्रोन अप और प्रैक्टिकल का दर्जा दिया है कि ये जो अग्रीमेंट दोनों के बीच में हुआ है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, वो बहुत ग्रोन अप है, बहुत मैच्योर है और प्रैक्टिकल, सेंसिबल, रियलिस्टिक है। इंडिया डिड वेल टू नेगोशिएट अ फेयर डील विद द यूरोपियन यूनियन। इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील की है, जो मसौदा किया है, उसमें उसने उस समझौते में पहुंचने पर, बार्गेन करने पर उसने बहुत अच्छा किया है, ठीक है। बार्गेन करने में उसने बहुत अच्छा किया है। The free trade agreement between India and the European Union is significant, not just on account of the sizes of the economies involved. अब एडिटर कह रहे हैं कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है वो केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि दोनों तरफ से जो अर्थव्यवस्थाएं इन्वॉल्व थी उनका साइजेस बड़ा था, उनका साइज बड़ा था, उनका आकार बड़ा था, बल्कि इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, वैल्यूएबल है क्योंकि it showcases Indian negotiators' skill and maturity when dealing with a powerful counterparty. क्योंकि ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ये भी दर्शाता है कि इंडिया की तरफ से जो नेगोशिएट करने गए थे, बार्गेन करने गए थे, उनमें दक्षता थी, उनमें मैच्योरिटी थी, जब वो पावरफुल, सिग्निफिकेंट, मेजर, स्ट्रेंदी काउंटर पार्टी के साथ डील कर रहे थे। India has managed to negotiate favorable terms in each of the previous 8 FTAs of the last 4 years or so. एडिटर ने यहाँ पर अपना पॉजिटिव और प्रेजिंग रिमार्क दिया है कि इंडिया ने पिछले 4 सालों में जितने भी 8 फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुए हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, उन सभी में अपने पक्ष में नेगोशिएट करने में इंडिया सक्षम रहा है, ठीक है। बट दोज वर विद मच स्मॉलर इकोनॉमीज। लेकिन वो 8 ट्रेड अग्रीमेंट जो हुए थे वो छोटे कंट्रीज के साथ थे जिनकी इकोनॉमीज छोटी थी, अर्थव्यवस्था का आकार छोटा था, या वो ग्रुपिंग्स की इकोनॉमीज का आकार भी छोटा था। तो बेसिकली बच्चों, जिन लोगों को नहीं पता है, मैं उनको बता देती हूँ, ईयू को यूरोप के साथ कंफ्यूज मत करना। ये बेसिकली क्या है? यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में 28 कंट्रीज यूरोप के हैं, ठीक है। टोटल 28 कंट्रीज हैं जो कि यूरोप के हैं, और वो आपस में एक दूसरे के साथ सोशल और इकोनॉमिक मैटर्स में क्या करते हैं? अग्रीमेंट्स करते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जो बार बार कहा है ना, मच स्मॉलर इकोनॉमीज, इसका मतलब क्या हो गया कि यूरोपियन यूनियन की जो छोटी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके साथ ये पहले वाले 8 फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुए थे। For context, the other 8 FTAs together accounted for about 16% of India's total trade in 2024-25. अब इन्होंने बताया फॉर कॉन्टेक्स्ट, मतलब इस परिप्रेक्ष्य में, इस कनेक्शन में हम ये बता सकते हैं कि जो 8 फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हुए थे उन सब से टोटल, टुगेदर का मतलब इन सब से टोटल, इंडिया का टोटल ट्रेड ईयू में 2024-25 में 16% रहा था, while the EU itself accounted for nearly 12%, जबकि ईयू का टोटल ट्रेड इंडिया के साथ 12% रहा। Under the latest deal, the EU will drop tariffs on 99.5% of the items that India exports. इस नए डील समझौते के तहत EU
इंडिया से एक्सपोर्ट की जाने वाली 99.5% चीजों पर टैरिफ को ड्रॉप कर देगा, कम कर देगा, विद मोस्ट गोइंग डाउन टू जीरो इमीडिएटली अपॉन इम्प्लीमेंटेशन। और जैसे ही इस डील का इम्प्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट एप्लीकेशन हो जाता है, इमीडिएटली उसके ठीक बाद ये जीरो हो जाएंगी। क्लियर हुआ? देखो मैं आपको बहुत इजी टर्म्स में समझा देती हूँ। ये है यूरोपियन यूनियन की चीजें, ठीक है? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कार है, ऑटोमोबाइल है, डिफेंस से रिलेटेड है, ठीक है, टेक्सटाइल है। इसी तरीके से इंडिया की भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इंडिया की चीजें क्या हो सकती हैं? टेक्सटाइल हो गया, एग्रीकल्चर रिलेटेड हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, फिशरी हो गई, ये सब है। तो यूरोपियन यूनियन अपनी चीजों को इंडिया को भेजता है और इंडिया अपनी चीजों को यूरोप के पास भेजता है। तो बेसिकली टैरिफ क्या होता है? जब आप इंपोर्ट्स पर टैक्स लगाते हो उसी को टैरिफ बोलते हैं। शॉर्ट में समझ लो, बहुत शॉर्ट है। इंपोर्ट्स पर लगने वाले टैक्स को टैरिफ कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है कि इंडिया यूरोप से आने वाली चीजों पर टैरिफ लगाता है और यूरोप इंडिया से आने वाली चीजों पर टैरिफ लगाता है। तो उससे क्या होगा? चीजें महंगी हो जाती हैं। तो यहाँ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने से क्या होगा? आप क्या करोगे? टैरिफ को फ्री कर दोगे, मतलब जीरो कर दोगे। और जीरो करने से, सॉरी द पेन इज नॉट मूविंग इन दैट डायरेक्शन, जब आप टैरिफ को जीरो कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया की जो चीजें हैं वो यूरोप में सस्ती हो जाएंगी, और सस्ती हो जाएंगी तो इंडिया को फायदा मिलेगा। सिमिलरली ईयू की जो चीजें इंडिया में जा रही हैं और इंडिया ने उन पर टैरिफ जीरो कर दिया है तो ईयू को भी फायदा मिलेगा। तो इसीलिए दो देश आपस में एफटीए करते हैं। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ इन्होंने बता दिया है कि 2024-25 में इंडिया ने जो टोटल ट्रेड किया था उसमें से 16% ईयू के साथ किया था, और ईयू ने जो टोटल ट्रेड किया था उसमें से 12% इंडिया के साथ किया। ठीक है? इंडिया हैज गिवन टैरिफ कंसेशंस ऑन 97.5% ऑफ यूरोप्स एक्सपोर्ट। अभी देखो, अभी हमें क्या बताया था कि ईयू ने इंडिया से आने वाली 99.5% चीजों पर को टैरिफ फ्री करने की बात करी है। उसी तरीके से इंडिया ने भी ईयू से आने वाली 97.5% चीजों को टैरिफ फ्री करने की बात कर दी है। समझ में आ गया दोनों की शर्तें क्या हैं एफटीए के तहत? ठीक है, कंडीशन क्या है, डील क्या हुई है, समझ में आ गया। इंडिया को फायदा ज्यादा मिल रहा है क्योंकि इंडिया की 99.5% चीजें जीरो टैरिफ पर हो गई, और ईयू को थोड़ा कम फायदा मिल रहा है क्योंकि इसकी सिर्फ 97.5% चीजें हुई हैं। कंपैरेटिवली जो फायदा मिल रहा है इंडिया को ज्यादा मिल रहा है। बोथ साइड्स डिड वेल टू एड्रेस इश्यूज दैट वर प्रीवियसली इनप्रैक्टिकल। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि पहले जो 8 एफटीओ हुए उनमें जो भी मुद्दे मैनेज नहीं हो रहे थे, कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे, उन सभी मुद्दों पर दोनों ही पक्षों ने सही सॉल्यूशंस पर वो पहुंच गए हैं। अच्छा किया है उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। इंडिया इंश्योर्ड दैट स्ट्रेटेजिक एग्रीकल्चरल सेक्टर्स एंड डेयरी वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डील। और इंडिया ने ये इंश्योर किया है, ये सुनिश्चित किया है, टू मेक श्योर कि इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक एग्रीकल्चरल सेक्टर्स हैं और डेयरी है उनको इस डील से अलग रखा जाए, जीरो में ना आ जाए वो। ठीक है? अच्छा, ये स्ट्रेटेजिक एग्रीकल्चरल सेक्टर्स क्या होते हैं? देखो बच्चों, जहां भी स्ट्रेटेजिक वर्ड आ जाए तो स्ट्रेटेजिक का मतलब है कि किसी का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर है तो ऑब्वियस सी बात है किसका इंटरेस्ट जुड़ा होगा? फार्मर्स का इंटरेस्ट जुड़ा होगा। और चूंकि फार्मर्स जो उगाते हैं वो हम खाते हैं तो इंटरेस्ट किसका जुड़ा हुआ है? सिटीजन्स का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। और चूंकि यहाँ पर बात एक्सपोर्ट की हो रही है तो किसका? कंट्री का, इकोनॉमी का इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है। तो रटने की जरूरत नहीं है, समझ लो। फार्मर्स का इंटरेस्ट, एज अ कंज्यूमर इंडियन सिटीजन्स का इंटरेस्ट, और एज एन एक्सपोर्टर जो इंडिया टैक्स लगा के बेनिफिट कमाती है, प्रॉफिट कमाती है, तो कंट्री का इंटरेस्ट। और डेयरी प्रोडक्ट्स का, इन सभी को इस डील से एक्सक्लूड कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है।
The EU too managed to exclude several of its sensitive agricultural sectors. और EU ने भी अपने कुछ सेंसिटिव, वल्नरेबल, वीक एग्रीकल्चरल सेक्टर को इस FTA डील से बाहर रखने में ये भी सफल हुआ है. What stood out was how the two sides arrived at a workable solution on automobiles. और इस पूरे डील में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जो मैटर सबसे अलग दिखाई देता है, इंपॉर्टेंट दिखाई देता है, वो ये है कि किस तरीके से दोनों पक्ष ऑटोमोबाइल के मुद्दे पर एक वर्केबल सॉल्यूशन पर पहुंच गए हैं. वर्केबल का मतलब जिस चीज पर काम किया जा सकता है. ठीक है, उन दोनों ने एक वर्केबल हल ढूंढ लिया है. It had been disagreements over auto and auto parts that had derailed negotiations in 2013. 2013 में दोनों पक्षों के बीच जो समझौता या डील हुई थी, वो ऑटो और ऑटो पार्ट्स की वजह से दोनों पक्षों के बीच में जो डिसएग्रीमेंट थी, असहमति थी, उसकी वजह से डीरेल हो गई थी, असफल हो गई थी, थ्वार्ट हो गई थी. The quota-based system now arrived at now not only protects India's domestic manufacturers at the lower end of the price band, but also provides a big opportunity for Europe's luxury car makers. अब ये कह रहे हैं कि जो कोटा बेस्ड सिस्टम जिस पर दोनों ने ही सहमति जताई है, वो ना केवल इंडिया के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को, जो कि प्राइस बैंड के लोअर लेवल पर थे, उनके हितों को संरक्षित किया है, बल्कि यूरोप के लग्जरी कार मेकर्स को भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, अवसर या मौका दिया है. कोटा बेस्ड सिस्टम की बात हो रही है, उससे दोनों को ही कैसे फायदा हुआ है उसके बारे में कहा है. सिमिलरली, उसी तरीके से the quota based wine tariffs not only give French winemakers an opportunity of fervent demand on their part, but also provide protections to India's burgeoning domestic industry. उसी तरीके से जो कोटा बेस्ड वाइन टैरिफ है, मतलब वहाँ फ्रांस में जो वाइन बनती है उस पर जो टैरिफ है वो कोटा बेस्ड है. उन्होंने कोटा बेस्ड टैरिफ सिस्टम ने फ्रांस के जो वाइन मेकर्स हैं उनको भी एक मौका दिया है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से फ्रांस की एक फर्वेंट, पैशनेट, इंटेंस डिमांड थी कि वाइन पर टैरिफ कोटा बेस्ड होना चाहिए, but also provide protections to India's burgeoning domestic industry. तो इस कोटा बेस्ड टैरिफ सिस्टम ने फ्रांस को भी फायदा दिया और इंडिया के बढ़ते हुए डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी संरक्षित और सुरक्षित किया है. What does this term burgeoning means? burgeoning का मतलब होता है बलूनिंग, लगातार बढ़ना. तो you know डोमेस्टिक मार्केट इंडिया का कितना तेजी से बढ़ रहा है कि नहीं? डोमेस्टिक इंडस्ट्री कितनी तेजी से बढ़ रही है. हाँ, such a mature and pragmatic approach to persistent hindrances is the way large economies must negotiate with each other. अब एडिटर ये कह रहे हैं कि अगर दो इकोनॉमीज को आपस में एक दूसरे के साथ कंसेशन, समझौता, बार्गेन करना है, तो इसी तरीके से उन्हें मैच्योरली और प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी चाहिए लगातार आने वाले ऑब्स्टेकल को सॉल्व करने में. दिस इज द वे, दिस इज द राइट वे. ठीक है. This is further illustrated by the mobility, defense and technology agreements that were signed separately. अब ये बोल रहे हैं यही चीज दिखाई देती है. क्या चीज दिखाई दे रही है? फर्दर इलस्ट्रेटेड, यही मैच्योरिटी और प्रैग्मेटिक अप्रोच किन किन सेक्टर्स में दिखाई देती है? मोबाइल, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट्स में भी दिखाई देती है, जिनको की अलग से साइन किया गया है, यानी कि इस FTA के तहत इन चीजों को साइन नहीं किया गया है. That said, there are some concerns. ऐसा कहने के बाद भी अभी भी कुछ मुद्दे हैं, कुछ चिंताएं हैं. इंडिया कुड नॉट नेगोशिएट एनी कंसेशंस अंडर द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. अब ये बोल रहे हैं क्या मुद्दे हैं ये? कि इंडिया CBAM के तहत कोई बार्गेन, कोई डिस्काउंट नहीं ले पाई. ठीक है. अब बेसिकली CBAM है क्या? देखो मैं बहुत शॉर्ट में बताती हूँ. ये CBAM बेसिकली यूरोपियन यूनियन की एक पॉलिसी है, और इस पॉलिसी के तहत EU में जो भी सामान आता है उसमें जो भी कार्बन का एमिशन हो रहा है, अगर मान लो कोई चीज़ किसी कंट्री से EU में आई, ठीक है, और उसमें कार्बन का
एमिशन हो रहा है, हैवी एमिशन हो रहा है, तो ईयू उसमें क्या करती है, टैरिफ लगा देती है। इससे दो चीजें हो रही हैं, पहले तो आप कार्बन एमिशन को मिटिगेट कर रहे हो, कम कर रहे हो, और दूसरा ये जो चीजें हैं उनको बनाने वाली इंडिजिनस कंपनीज को आप क्या कर रहे हो, बराबरी पर लाकर खड़ा कर रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, हम इंपोर्ट उन्हीं चीज़ों को करते हैं जिनकी हमारे कंट्री में स्कैसिटी हो। तो जो चीज़ें हम लेकर आ रहे हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ के जो घरेलू उत्पादक हैं उनके बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका प्रोडक्ट अगर 30 रुपए का था और बाहर की कोई चीज़ 15 रुपए की थी और हमारे कंट्री में आ रही है, तो हम क्या करेंगे, 15 पे 15 रुपए का टैक्स लगाकर उसको अपने जो घरेलू उत्पाद है उनके प्राइस के बराबर ला देंगे। तो यही CBAM कहता है कि जिन भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में हैवी कार्बन एमिशन होता है, अगर आप उन्हें अपने यहाँ लेकर आ रहे हो तो उन पे हैवी टैरिफ इम्पोज करोगे, जिससे उनका प्राइस घरेलू उत्पादों के बराबर हो जाए, कॉम्पिटिटिव हो जाए। क्लियर हो गया, इक्वल हो जाए, कॉम्पिटिटिव की जगह यहाँ पर इक्वल ज़्यादा ठीक है। तो बेसिकली देखो, सीमेंट हुआ, स्टील हुआ, फर्टिलाइजर्स हुए, इनमें बहुत ज़्यादा कार्बन का एमिशन होता है। ठीक है, तो इन्हीं प्रोडक्ट्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो मैंने डायग्राम के थ्रू भी आपको दिखाने की कोशिश की है। नॉन ईयू सप्लायर्स, यानी कि इंडिया को आप इसमें ले लो, ये ईयू सप्लायर हैं, हाँ, और किस तरीके से यहाँ से अपने यहाँ कोई चीज़ अगर लेकर आ रहे हैं तो कार्बन का एमिशन अगर हो रहा है उन चीज़ों में, तो उस पर वो टैरिफ लगा देते हैं। एट द मोमेंट दिस टैरिफ अप्लाइज टू ओनली 6 प्रोडक्ट। इस समय केवल 6 उत्पादों पर ही ये टैरिफ लगता है CBAM के तहत, बट इज डिजाइन टू इंक्लूड ऑल इंडस्ट्रियल गुड्स इन सम ईयर्स। लेकिन आगे आने वाले कुछ सालों में हमने CBAM को इस तरीके से डिजाइन किया है कि जितने भी इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उन सभी को उसमें शामिल कर लिया जाएगा, CBAM में शामिल कर लिया जाएगा। द अपसाइड इज दैट CBAM अप्लाइज टू ऑल कंट्रीज इक्वली। लेकिन इसका फायदा, इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि CBAM सभी कंट्रीज पर एक समान एप्लीकेबल है। एंड इंडिया हैज डन वेल टू नेगोशिएट अ डील। और इंडिया ने एक ऐसे समझौते पर सही तरीके से नेगोशिएट किया है जहां पर कंसेशन ग्रांटेड टू अ थर्ड कंट्री वुड ऑटोमेटिकली अप्लाई टू इट एज वेल। अगर कंसेशन किसी तीसरे कंट्री को मिल रहा है, EU CBAM के तहत अगर किसी तीसरे कंट्री को कंसेशन डिस्काउंट दे रही है, तो ऑटोमेटिकली वही डिस्काउंट इंडिया पर भी अप्लाई हो जाएगा। सेकेंड, दूसरा ये है, इफ इंडिया इज टू अट्रैक्ट foreign investors looking to take advantage of a cheaper export route to Europe. दूसरी तरफ अगर इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो EU का चीपर एक्सपोर्ट रूट से फायदा उठाना चाहते हैं या EU को एक्सपोर्ट करके फायदा उठाना चाहते हैं, इट विल हैव टू क्विकली इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स दैट एनकरेज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो इसे बहुत जल्दी रिफॉर्म्स को लागू करना पड़ेगा जिससे कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को वो मोटिवेट कर पाए, एनकरेज कर पाए, सपोर्ट कर पाए, इंस्पायर कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मतलब हो गया कि इंडिया के जो लोग दूसरे देशों में सस्ता एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सस्ता एक्सपोर्ट क्यों, क्योंकि वहां पर टैरिफ 0 हो गया। ठीक है, तो जो लोग फायदा उठाना चाहते हैं इंडिया से, EU में इन्वेस्ट करके अगर इंडिया उनको अट्रैक्ट करना चाहती है, खींचना चाहती है, तो सबसे पहले इंडिया को क्या करना पड़ेगा, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को रिफॉर्म करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग जो चीजें होंगी उन्हें आप यहां से EU भेजोगे, फायदा कमाओगे कब, जब उन पर टैरिफ 0 है। Finally, with the FTA document to be translated into 27 European languages before it can be cleared by each country and finally the European Parliament, actual implementation will likely take a while. अब ये बोल रहे हैं अंत में, इन्होंने 2-3 चीजें गिना दी, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे, अब ये फाइनली बोल रहे हैं with the FTA document to be translated into 27 European languages. अभी मैंने आपको बताया कि यूरोपियन यूनियन में 28 यूरोप के कंट्रीज हैं, तो अब ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो क्या होगा, अंत में जो चीज है वो पहले तो यूरोपियन
27 यूरोपियन लैंग्वेजेस में उस डील को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तभी क्लियरेंस मिलेगी। और बाद में क्या है, यूरोप की पार्लियामेंट में भी उसे क्लियरेंस मिलनी चाहिए, साइन होना चाहिए उस पर। एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन विल लाइकली टेक अ व्हाइल, और इसलिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कुछ समय लग जाएगा। इंडिया मस्ट पुश फॉर अ स्पीडी अ क्लियरिंग प्रोसेस एज पॉसिबल। अब ये कह रहे हैं जितना जल्दी हो सके इंडिया को उतना जल्दी इस पूरी FTA को की प्रोसेसिंग को क्लियर कर लेना चाहिए। ठीक है, प्रोसेसिंग क्या थी, 27 यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होना और फाइनल इसको अग्रीमेंट मिल जाना यूरोपियन पार्लियामेंट में। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस प्रोसेस की क्लियरिंग पर इंडिया को फोकस करना चाहिए। अदरवाइज वरना क्या हो जाएगा, द गेन सो पेनस्टेकिंगली बार्गेन, जिन फायदों को इतना तकलीफ लेके बार्गेन किया गया था, फॉर विल बी टू लेट टू ऑफसेट द US टैरिफ पेन। वो US के टैरिफ लगाने की वजह से जो दर्द थे उनको बैलेंस करने में उनको देरी हो जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है, एक तरफ से जो फायदा मिल रहा है EU से ट्रेड में, जो फायदा मिल रहा है वो US से जो ट्रेड में नुकसान हुआ है उसको बैलेंस करने में उसको देरी हो जाएगी। सो दिस इज द मीनिंग। बच्चों अपनी स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चंस को समझो। राइट, 11:15 पर आपको इसकी आंसर की विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ओके, अपने आंसर्स को रिकॉर्ड कर लीजिएगा और आंसर की से मैच कर लीजिएगा। थैंक यू।